नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अपना नया पाठ। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। ये कहानी तीसरी कसम जो है वो एक मूवी है। ठीक है, उस मूवी को शैलेंद्र जी ने बनाया है। शैलेंद्र जी जो कि पहले से एक गीतकार है। ठीक है, ये शैलेंद्र जी की केवल एकमात्र फिल्म थी। उन्होंने उसके अलावा कोई और फिल्म नहीं बनाई। ठीक है, सबसे पहले हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि शैलेंद्र जी पहले से हिंदी फिल्म के जगत में एक गीतकार है। ठीक है, उनकी ये एकमात्र फिल्म थी तीसरी कसम। इससे पहले या इसके बाद उन्होंने कोई फिल्म नहीं बनाई। दूसरी बात, जो ये मूवी है ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई रचना मारे गए गुलफाम पर आधारित है। अर्थात जो शैलेंद्र जी हैं ये रचना उनकी नहीं है, बल्कि जो हिंदी जगत के हिंदी साहित्य के जो एक महान लेखक हुए फणीश्वर नाथ रेणु, उन्होंने ये एक रचना लिखी थी मारे गए गुलफाम। उस पर आधारित ये फिल्म बनाई गई। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फिल्म या इस पाठ को। ठीक है, संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। राज कपूर जो हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े कलाकार हुए और जिनकी फैमिली या ग्रैंडसन आज भी हैं, रणबीर कपूर, जिनको आप सब जानते होंगे, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, रणबीर कपूर। ठीक है, तो वो सब इनके ग्रैंडसन हैं, राज कपूर के ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर। तो राज कपूर ने जब उनकी संगम फिल्म हिट हुई तो उसके बाद उन्होंने 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। और इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई। इनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। मीन्स 4 फिल्में पहले प्रोजेक्ट उन्होंने लिया कि 4 फिल्में बनाई जाएंगी और उन 4 फिल्मों में से जो मेरा नाम जोकर मूवी है उसको उस फिल्म का एक भाग बनाने में ही 6 साल लग गए। और इस बीच में उन्होंने कई छोटी बड़ी फिल्में कर दी। ठीक है, तीसरी कसम भी उनमें से एक है। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइड पर पूरी सार्थकता से उतारा। अब समझते हैं सेल्यूलाइड। ठीक है, सेल्यूलाइड क्या होता है? सेल्यूलाइड वह कच्ची रील या फिल्म होती है जिस पर पुराने जमाने में कैमरे से दृश्य रिकॉर्ड किए जाते थे। ठीक है, पहले कैसा होता था कि पर्दे पर, है ना, पर्दे पर लगा दी मूवी और या रील बनाकर लगा दी, जो कैमरे की रील होती थी। ठीक है, उससे चित्र रिकॉर्ड किए जाते थे, तो उसे सेल्यूलाइड कहा जाता था। ठीक है, तीसरी कसम भी फिल्म नहीं, सेल्यूलाइड पर लिखी कविता थी। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। इसकी कलात्मकता की लंबी जोड़ी तारीफें हुई। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी कि सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था। ठीक है, इतने सारे अवार्ड मिले थे उस फिल्म को। और शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में
उतनी ही तन्मयता के साथ मतलब गहराई के साथ काम किया है, किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर। शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे। कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया, पर तुरंत गंभीरतापूर्वक बोले, मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला लेंगे। शैलेंद्र का मुरझाया चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, मेरा पारिश्रमिक, पूरा एडवांस। शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं। फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। अभी क्या हुआ, जो शैलेंद्र हैं वो राज कपूर के पास जाते हैं, अपनी ये स्क्रिप्ट लेकर जाते हैं कि मैं ऐसे ऐसे एक मूवी बनाना चाहता हूँ और क्या आप इस मूवी में काम करना चाहेंगे। तो राज कपूर जी स्क्रिप्ट पढ़ते ही एकदम से तैयार हो जाते हैं मूवी के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि आपको मेरा एडवांस देना होगा, ठीक है, आपको मेरा जो भी सैलरी होगी, जो भी मेरे काम का मेहनताना होगा, वो आपको एडवांस में देना होगा। तो शैलेंद्र की तो ये पहली मूवी थी, वो घबरा जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने कहा कि घबराओ मत, मैं सिर्फ 1 रुपया लूंगा पूरी मूवी की, ठीक है। राज कपूर का ऐसा नेचर शैलेंद्र को तो पता था, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो 1 ही रुपया लेंगे, ठीक है। शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा योग्य थे। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया, पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था, जिसे अपार संपत्ति यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्म संतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों न रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले, ठीक है। बेशक से हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड मिले, ठीक है, अलग अलग जगह पर वो नॉमिनेट हुई, अलग अलग जगह पर उसे अवार्ड मिले, लेकिन उसके बावजूद जब ये मूवी रिलीज हुई थी ना, तो उसको वितरक नहीं मिले थे, कोई खरीदार ही नहीं मिला था। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे, शंकर जयकिशन का संगीत था, जिनकी लोकप्रियता उन दिनों 7वें आसमान पर थी, और इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2-4 बनाने का गणित जानने वालों की समझ से परे थी। उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तोली जा सकने वाली चीज नहीं थी, इसलिए बमुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए भी इसको वितरक नहीं मिले थे। क्यों नहीं मिले थे? क्योंकि उसका कोई प्रचार प्रसार एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया था। फिल्म कब आई और कब चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर तरीके से नावाकिफ थे। नहीं, वो तो बहुत माने हुए गीतकार थे, परंतु उनमें उलझ कर वे अपनी आदमियत नहीं खो सके थे। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसके अंतरे की एक पंक्ति, रातें दशों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति की, ठीक है। जय किशन एक और संगीतकार थे जिन्होंने इस पर आपत्ति की थी कि दिशाएं तो 4 होती हैं, 10 नहीं होती, लेकिन शैलेंद्र ने कहा कि दिशाएं तो 10 ही होती हैं, ठीक है। अब उस अर्थ को समझने के लिए मैं अपना गाना चेंज नहीं करूँगा। मीन्स वो इतने
इतने ज़्यादा चीज़ों के लिए समर्पित थे कि जो चीज़ें सत्य हैं मैं उन सत्य चीज़ों को ही अपनाऊंगा, मैं किसी झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाऊंगा। शैलेंद्र का ऐसा मानना था। उनके गीत भाव प्रवण थे, दुल्हन नहीं थे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ऐसे गीत शैलेंद्र ही लिख सकते हैं। ऐसे गीत आप, मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप सबने भी सुने होंगे, है ना। उनके गीतों में ना शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई थी। यही विशेषता उनकी जिंदगी की थी और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया था। तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया हो। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था। ठीक है, मतलब राज कपूर जी जो एक्टर हैं उनका कैरेक्टर क्या है इसमें, हीरामन है। और हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका और छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। कजरी नदी के किनारे उकड़ू बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती है ना आप, तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों से बोलती हैं। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। मतलब इस जो मूवी में कैरेक्टर हैं वो इतने सीधे साधे सिंपल हैं, लेकिन उनके जो आवाज़ है, सॉरी, उनका जो डायलॉग है वो इतने गहनता और इतने इमोशंसफुल है कि उसको समझना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अपनी मस्ती में डूब कर झूमते गाते गाड़ीवान, चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजड़े वाली मुनिया। टप्पर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम, लाले लाले डोलिया रे लाले रे दुल्हनिया। एक नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान, अभावों की जिंदगी जीते लोगों के सपने ले कहे कहे। ठीक है, मीन्स हीराबाई जो थी, वहीदा रहमान जो थी, इसमें हीराबाई का जो उन्होंने करेक्टर प्ले किया है वो एक नौटंकी में, मीन्स एक ड्रामा में करेक्टर प्ले करती थी। ठीक है, और जो हीरामन था वो गाड़ी चलाया करता था उस टाइम पे, जो भी वो गाड़ी चलती थी बैलगाड़ी वगैरह, ठीक है, वो चलाया करता था और वो उस पर अपना दिल दे बैठा था। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव। वे जिंदगी से दूर होती है। यदि त्रासद स्थितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। और तीसरी कसम की यह खास बात थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है। अर्थात शैलेंद्र ने कोई भी ग्लोरीफाई उसमें नहीं यूज किया। जैसे स्थिति है, जैसा है समाज का रूप स्वरूप उस टाइम का, उसने बिल्कुल वैसे की वैसे प्रस्तुत किया है। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कभी कहा है। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धन लिप्सा से कोसों दूर थे। जो बात उनकी जिंदगी में थी वही उनके गीतों में थी। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था और वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, व्यथा, मुसीबतें या दुख आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का यह गीत तो अद्वितीय बन गया। आप यकीन मानिए कि तीसरी कसम में इतने बेहतरीन गाने लिखे गए, दिए गए कि वो आज भी सुने जाते हैं। ठीक है, एक गाना ये भी था कि सजनवा बैरी हो गए, हमार चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाचे, भाग न बाचे कोई। ठीक है, कि सजनवा बैरी हो गए, अगर चिट्ठी होती तो वो बार बार पढ़ ली जाती, लेकिन
भाग मतलब हमारी किस्मत को बांचने वाला कोई नहीं है, पढ़ने वाला कोई नहीं है। अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। राज कपूर, जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं, तीसरी कसम में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हैं। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद है, उतना जागते रहो में भी नहीं। मतलब राज कपूर अपने आप में एक महान अभिनेता थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो कैरेक्टर इस मूवी में प्ले किया वो बहुत सराहनीय था। तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करता, वह हीरामन के साथ एकाकार हो गया, मतलब अपने कैरेक्टर में पूरा पूरा डूब गया। खालिस देहाती बुच्च गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज का कोई अर्थ ही नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। उनका अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका था। मतलब आज के उस समय के लोग, बच्चा बच्चा उन्हें जानता था कि वो शोमैन है, ठीक है। उनका हर बच्चा, हर आदमी की जुबान पे राज कपूर का नाम होता था उन दिनों। लेकिन तीसरी कसम में वह महिमा में व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरामन में ढल गया। हीराबाई की फेनो गिलासी बोली पर रीझता हुआ, उसकी मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत पर न्यौछावर होता हुआ और हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझता हुआ सच्चा हीरामन बन गया, ठीक है। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फर्नीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी, जिसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये फर्नीश्वर नाथ रेणु जो कि हिंदी साहित्य के लेखक हैं, ठीक है, उनकी ही रचना पर आधारित है ये कहानी। और कहानी का रेशा रेशा, उसकी छोटी से छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उतर कर आई हैं, ठीक है। मीन्स शैलेंद्र जी ने उनकी रचना को ज्यों की त्यों प्रस्तुत किया है, उनके मान सम्मान को, उनकी भावनाओं को ऐसा का ऐसा उन्होंने राज कपूर के साथ मिलकर प्रस्तुत किया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और उम्मीद ये भी करती हूँ कि हो सकता है कि समर ब्रेक में या कभी भी जब भी आपको समय मिलेगा तो इस मूवी को देखने की आप कोशिश करेंगे, जो कि एक बेहतरीन मूवी थी जिसमें बहुत बेहतरीन संगीत था, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, ठीक है। तो इस बहाने, एक पार्ट के बहाने आप मूवी भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।